पहलगांव की घटना को लेकर के भारत का जवाब एक बड़ी चुनौती तो सरकार के सामने है। युद्ध का न होना, मैं निश्चित तौर पर मैं इसको बहुत कमजोरी नहीं मानता हूं, लेकिन एक मजबूत संदेश देना और इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना, यह तो बहुत ही आवश्यक है। हर घटना का जवाब युद्ध नहीं होता। अगर युद्ध में आप शामिल नहीं होते तो मैं निजी तौर पे कहता हूं कि कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में आप अन्य गतिविधियों से अपने आप को बचा के रखें, यह भी उचित नहीं है। दुनिया को यह संदेश देना आवश्यक है कि यह मसला कितना हमारे लिए गंभीर है। अगर आप युद्ध आज की तारीख में आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं, संभव नहीं है। दुनिया एक दूसरे के ऊपर इस तरह की कदर निर्भर है कि यह संभव ही नहीं कि कोई देश अकेले युद्ध लड़ ले या उसका असर केवल उसी के ऊपर पड़े। तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय कारक होते हैं और उन कारकों से आप इनकार भी नहीं कर सकते। आज स्थिति यह है कि आप युद्ध के नाम पर अपनी कमजोरियों को भी छिपा नहीं सकते। यह जो छुपने की कोशिश है, यह सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर आप यह जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो सवाल पैदा करते थे कि आखिर घुसपैठ कैसे हुई, इसकी जानकारी कौन देगा, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, इन आतंकवादियों के को असलहे कहां से मिल जाते हैं, ये इतने किलोमीटर लंबी यात्रा करके देश के भीतर कैसे चले आए, ये बड़े सवाल है। और इन सवालों का जवाब आप सरकार को देना ही पड़ेगा। सरकार या सत्तारूढ़ दल के लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इस विषय को भी सांप्रदायिकता का रंग दे करके उसी ओर ले चला जाए जिससे कि इनकी जवाबदेही बच जाए। और आप याद कीजिए कि इन लोगों ने क्या कहा कि धर्म पूछ करके गोली मारी, जाति पूछ के नहीं। क्या उचित था इस सवाल का? क्यों ये सवाल पैदा किए गए? सवाल तो ये होना चाहिए था कि एक आतताई घटना हुई, आतंकियों ने इतनी बड़ी घटना की, आम नागरिकों की जान चली गई और सुरक्षा को लेकर के सवाल पैदा हुए। लेकिन इस पूरे विषय को इस तरह इस कदर निरूपित करने की कोशिश की गई कि नहीं, इसको बाकायदे सांप्रदायिक रूप दे दिया जाए। यह आतंकी घटना है, जो इस घटना का स्वरूप यह था, इसको कमजोर करने की कोशिश की गई। अन्यथा बीजेपी के लोग इस तरह की बात क्यों करते? वो तो ये कहते ना कि घटना घटी है और आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आज आप इस विषय को कमजोर करने की क्यों कोशिश की जा रही है? जब लोग ये कह रहे हैं कि जब ये आतंकी घटना हुई तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। घटना में घायल लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। चिकित्सा के दौरान पूरा राज्य खड़ा रहा और हर तरह की सहायता पहुंचाई घायलों को। आज ये क्यों कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ये तो अगर स्थानीय लोग शामिल नहीं होंगे तो होते तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती? ये स्वाभाविक सी बात है कि स्थानीय, लेकिन वो तो गिनती के लोग होते हैं ना, पूरा राज्य तो नहीं शामिल होता। अब पूरा राज्य शामिल होगा तो एक दो घटनाएं होंगी, फिर तो हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन इस विषय को भी कमजोर करने की कोशिश की। यह बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो समर्थन हमको मिलना चाहिए था, वो समर्थन नहीं मिला। और ये समर्थन इसलिए भी न मिलने के जो जितने भी कारण है, उनकी व्याख्या भारतीय डिप्लोमेसी को करनी पड़ेगी कि आखिर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। ये सही है कि भारत प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। दुनिया का हर व्यक्ति कहता है कि युद्ध को टालिए आप। युद्ध से कोई किसी चीजों की समाधान नहीं निकलते। युद्ध से स्थितियां और विकट होती है। जिस आर्थिक प्रगति की ओर आप आगे बढ़ रहे होते हैं वो प्रभावित होता है। आखिर अगर आप युद्ध लड़ते हैं तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में और भारत की आर्थिक विकास के दर में कोई स्थिति है क्या कि कोई तुलना है? पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जितना बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम तो एक बेहतर अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेहतर अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश में अपनी सुरक्षा के साथ उठ रहे चुनौतियों का जवाब आप न दें, ये भी उचित नहीं है। इसका जवाब एकमात्र उपाय युद्ध ही है, ऐसा भी नहीं है। कई ऐसे कारण हुए हैं। आप याद कीजिए कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने क्या किया? कौन लड़ाई लड़ने गया? इतने तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इतने तरह की डिप्लोमेटिक चुनौतियां दी कि पूरी दुनिया से दबाव आ गया। आखिर हम दुनिया को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है?
पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई निंदा प्रस्ताव ही पारित होते हैं तो शब्दावली का प्रयोग क्यों नहीं कराने में सफल हो पा रहे हैं, जो एक कड़ा संदेश देने के लिए आवश्यक है? क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा? तो सवाल पैदा होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, कोई भी आपके युद्ध में कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। अधिक से अधिक होता क्या कि आपको हथियारों की आपूर्ति हो जाएगी, कुछ और आपूर्ति हो जाएगी, और कुछ लोग अपना व्यापार कर लेंगे अस्त्र शस्त्र बेच करके। लड़ना तो खुद पड़े, और भारत लड़ नहीं सकता ये मैं स्वीकार नहीं करता। भारत की जो मारक क्षमता है वो पाकिस्तान से कितने गुना ज्यादा है, उसकी कोई तुलना नहीं है। ये जरूर है कि पाकिस्तान को भी चीन और अन्य देशों से पर्याप्त और उसके तमाम तरह की सहायता मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके जो युद्ध की क्षमता है, सैनिक क्षमता है, वायु क्षमता है, उसमें कोई तुलना नहीं है भारत और पाकिस्तान की। लेकिन वो इतना दीनहीन भी नहीं है, और निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर लड़ाई नहीं खत्म हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं खत्म हो पाई तो भारत पाकिस्तान कैसे खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि युद्ध शुरू करने के पहले जो डिप्लोमेटिक तैयारियां होती है और जो डिप्लोमेटिक समर्थन की स्थिति होती है, वह कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको मिलता हुआ दिखता नहीं। ये जो आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यह जो स्थिति है यह निश्चित रूप से आपका विश्लेषण के कारण बनते हैं। आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि विदेश मंत्री का बयान है कि हमको उपदेशक की जरूरत नहीं है, सहयोगी की आवश्यकता है। तो यह हालात पैदा क्यों हो गए? प्रधानमंत्री जी तो अपने अब तक के 11 वर्षों के कार्यकाल में शायद कोई ऐसा देश बचा हो जहां न गए हो। कई देश ऐसे हैं जहां कई बार गए। अमेरिका के बारे में भी कहा जाता है कम से कम कि अभी मैं कहीं पढ़ा था कि 10-11 बार जा चुके हैं, और तमाम तरह के प्रोटोकॉल तोड़ करके उन्होंने अमेरिका से आने वाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उन्होंने स्वागत किया। सर 100 लोगों को तो जफ्फी मार चुके हैं एयरपोर्ट पे ही। जी, वो जफ्फियां कहाँ चली गई फिर? वो कहाँ चली गई? और दूसरी चीज ये भी है कि आप जिसको फ्रेंड कहते हैं, फ्रेंड किस बिना पे कहते हैं? कोई निजी रिश्ता है क्या? एक अगर आपस में दो देशों के बीच में इस तरह की कूटनीतिक समझदारी नहीं है कि वह इस तरह के किसी हालात में खुल करके साथ दें, तो निश्चित रूप से सवाल तो पता ही होगा। बावजूद इसके मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो कोई पाप नहीं हो रहा, कोई हम अपनी कमजोरी का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन उसके विकल्प के जो रास्ते हैं वो तो प्रभावी हो। युद्ध न होने की आड़ में बाकी चीजें भी ठप रहे हैं, ये उचित नहीं है। और मैं सुरेंद्र दुबे जी की इस बात से सहमत हूं कि युद्ध की कोई दूर तक संभावना नहीं है। वजह जो जिस तरीके से पिछले 12 दिन प्रधानमंत्री जी के सरकार के बीते हैं, आप अगर इन विषयों पर गंभीर होते हैं तो इस तरह की कार्यकाल कामकाज आपके नहीं दिखाई पड़ते। चुनावी रैलियां कर लीजिए, 8 घंटे 9 घंटे आप मनोरंजन जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ बिता दीजिए, विपक्षी दलों पे कटाक्ष की नींद उड़ाने की जरूरत थी पाकिस्तान की, आप नींद उड़ा रहे हैं विपक्षी दलों की। या इस कार्यशैली के साथ आप युद्ध जैसा गंभीर विषय पर आप कितने होंगे? और यह बयान आदमी नहीं देता कि हमने सेना को आजाद कर दिया। अरे सेना तो आजाद रही है। यह काम, यह निर्णय सेना नहीं करती कहीं भी, यह निर्णय चुनी हुई सरकारें करती है कि युद्ध करना है नहीं करना है, किस सीमा तक करना है, कब करना है, ये सभी निर्णय सरकारें लेती है। यह तो एक तरह से बचने की कोशिश है कि अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो सेना ने निर्णय नहीं लिया। निर्णय सरकार को लेना है, जनप्रतिनिधियों को लेना, चुनी हुई सरकार को लेना है। सरकार के निर्णय को लागू करना सेना का काम है। सेना की सलाह से ही आप निर्णय लीजिए, लेकिन सेना ही सब कुछ निर्णय ले लेगी, ये संभव नहीं है। तो जो इस घटना के बाद 10-12 दिनों का जो घटनाक्रम रहा है, और उसके बाद ये जो जाति जनगणना का एक राजनीतिक निर्णय है, यह राजनीतिक जिस विषय पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध के स्वर उठाती रही है, कभी सहमत नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना को अर्बन नक्सल का कंसेप्ट की संज्ञा दी थी, देश को बांटने वाला उन्होंने बताया था। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो जाति जनगणना के पक्ष में खड़ा हुआ, हर व्यक्ति ने इसका विरोध किया, और आज आप जाति जनगणना के पक्ष में खड़े हो गए। तो अपनी सोच के विपरीत एक राजनीतिक निर्णय लेना, निश्चित रूप से इसके राजनीतिक कारण ही होते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है और इस तरह के राजनीतिक निर्णय है, ये बताते हैं कि मुझे भी नहीं लगता कि कोई युद्ध की आशंका है, लेकिन युद्ध भले न कर, और अगर